हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। जैसे कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर को समझने के लिए तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पर मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। तो पिछले जो वीडियो लेक्चर्स थे उनके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं द्रव्यमान केंद्र और प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। द्रव्यमान केंद्र किसी भी बॉडी का वह बिंदु जहां पर उसका कंप्लीट मास सेंटर्ड होता है उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। और दूसरा प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर वह टक्कर होती है जिसमें टक्कर से पहले किसी पार्टिकल का और टक्कर के बाद पार्टिकल्स का मोमेंटम या एनर्जी, संवेग या ऊर्जा बराबर होते हैं। तो इस प्रकार की टक्कर को प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। तो देखिए डिस्कस करते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। हमने प्रीवियस वीडियोस में सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को समझा है और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर को समझा है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। देखिए हमने द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की प्रत्यास्थ टक्कर को समझने के लिए कि माना एक m1 पार्टिकल है, एक m1 मास का पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से आ रहा है और एक m2 मास का पार्टिकल है जो u2 वेलोसिटी से आ रहा है। एक m1 मास का पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से आ रहा है, एक m2 मास का पार्टिकल का जो u2 वेलोसिटी से आ रहा है। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके डायनामिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाटा गिवन होता है। तो देखो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाटा गिवन होता है तो अपन यह मानते हैं m1 पार्टिकल का टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और यहाँ से m2 पार्टिकल की टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। सब पे वेक्टर लगा देते हैं, v2 हो जाती है। अब देखो मोस्ट ऑफ द थिंग ये सब डाटा है किसके अंदर, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर यह डाटा हमारे पास गिवन है। अब दूसरी बात करते हैं लेकिन हम ये मानते हैं कि टक्कर से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m1 पार्टिकल की वेलोसिटी u1 डैश, m2 पार्टिकल की वेलोसिटी u2 डैश और टक्कर के बाद m1 पार्टिकल की वेलोसिटी v1 डैश व m2 पार्टिकल की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। अब देखो अब ये जो डाटा है ये हमारे पास दे रखा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। देखो हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल m1 एक पार्टिकल है m2। तो जो m1 पार्टिकल है उसका टक्कर से पहले वेलोसिटी u1 लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और u1 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। m2 पार्टिकल टक्कर से पहले की वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u2 वेक्टर और u2 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और टक्कर के बाद v1 और v2 लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, v1 डैश और v2 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब देखो इस जो ये पूरा कंसेप्ट है, ये जो फिनोमिना है, इसको समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। एक डायग्राम को समझते हैं। देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पर ये लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको यह जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है ये भी अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m2 और प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इसका पोजीशन वेक्टर है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका r1 वेक्टर, m2 मास है तो इसका r2 ले लेते हैं और m1 मास का है r1 वेक्टर और ये एक पूरी बॉडी है जिसका इसके यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास का यहाँ से है आरसीएम वेक्टर। इस सेंटर ऑफ मास का
ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है आरसीएम वेक्टर। देखिए इस चीज़ को, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर दो पार्टिकल हैं। इनिशियली हम टू पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, बाद में हम मेनी पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए समझने के लिए, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर टू पार्टिकल है, M1 पार्टिकल, M2 पार्टिकल। अब जो M1 पार्टिकल है उसका लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसके अंदर, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का XYZ। इसके अंदर कार्तीय निर्देश पद्धति में M1 पार्टिकल का R1 वेक्टर, M2 पार्टिकल का R2 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। और ये जो बॉडी है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, इसका स्थित RCM वेक्टर है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन आ रही है। अगर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो, इस प्लेलिस्ट के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक लेक्चर है, तो उसको आप देख सकते हो। देखो सेंटर ऑफ मास को लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से एक वेक्टर द्वारा कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास u1, यहाँ पर u1, यहाँ पर u2, यहाँ पर u1, यहाँ पर u2, और हमें सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी टक्कर के बाद की वेलोसिटी या टक्कर के पहले की वेलोसिटी पता करनी है। तो देखिए एक बार इसको डेरिवेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो डेरिवेशन को समझने से पहले हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट और लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं, बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि किसे कहते हैं। बाय द डेफिनेशन हम इसको अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में यह है इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 M1 प्लस M2। इक्वेशन नंबर 1। अगर हमारे पास RCM आ गया तो VCM निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। VCM हमारा DRCM अपॉन DT, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से देखो अब इसका करोगे M1 dR1 अपॉन DT प्लस M2 dR2 अपॉन DT, dR2 अपॉन DT प्लस M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमारा जो VCM निकल कर आता है, यहाँ से हमारा VCM निकल कर आता है। VCM कितना आएगा, VCM इज इक्वल टू M1 U1। देखो dR1 अपॉन DT dR2 अपॉन DT लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन है, तो ये जो वेलोसिटी आएगी इनसे U1 और U2 वो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आएगी। तो U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास। ये जो बॉडी है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये हमारे पास VCM, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब देखिए अब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमने एक पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन रूपांतरण। हम देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये पढ़ा था। बेसिकली अगर आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप प्लेलिस्ट भी है जो पूरी मैकेनिक्स हमारी चलती हुई आ रही है उसकी। तो देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन V डैश इज इक्वल टू V माइनस, इसको स्मॉल v ले लो, V माइनस कैपिटल V। V डैश क्या था यहाँ पर, S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी, ये क्या था S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये था S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी। देखो इन S डैश फ्रेम, इन S फ्रेम, देखो हमारे पास V डैश क्या था,
v डैश था s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी। देखो हमें s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पर s डैश का मतलब है सेंटर ऑफ मास। ये तो हमारा s फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और ये s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मतलब एक पार्टिकल या सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर s डैश। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो v डैश तो हमने मानी थी यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्टिकल की u1 डैश, तो यहाँ पर u1 डैश आ जाएगा, यहाँ पर u1 आ जाएगा। और vcm खुद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है और s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जगह पर हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिया है, तो यहाँ पर ये vcm आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, देखो u1 डैश हमें ये निकालनी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, u1 माइनस VCM, इसको कंसिडर करके चलना है हमें। तो देखो u1 डैश बराबर u1 माइनस VCM। अब यहाँ से देखो इस चीज़ को, इसको निकालने के लिए एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो मेनली तो यह पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो हमने माना था यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ठीक है। m1 इज, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये आ रहा है इधर से u2 वेलोसिटी से, और इनके बीच में कॉलिजन होता है। तो कॉलिजन के बाद m1 का मास m1 लेकिन इसकी वेलोसिटी v1, कॉलिजन के बाद m2 का मास m2 लेकिन इसकी वेलोसिटी v2। अब ये डाटा दे रखा है आपको लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, टक्कर से पहले m1 की वेलोसिटी u1 डैश, m2 की वेलोसिटी u2 डैश, इसकी वेलोसिटी v1 डैश, m2 की वेलोसिटी v2 डैश। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब देखो हमारे पास आया था VCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये आई थी m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो गैलीलियन रूप ट्रांसफॉर्मेशन से, गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन रूपांतरण से हमने अभी यह डिस्क्राइब किया था कि u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस VCM। अब देखो इस फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचे उस चीज़ को हम बता चुके हैं, या तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, या फिर देखो किसी, यहाँ पर देखो ध्यान से, किसी S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, S डैश का मतलब अपना सेंटर ऑफ मास और S का मतलब लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो हमें S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी और उस S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी का पता होना जरूरी है। तो हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह कंसिडर किया, तो हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m1 पार्टिकल की वेलोसिटी u1 डैश निकालनी है। तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 माइनस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी, तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, इसके दो केसेस हैं। देखो तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अपने पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस, इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे u1 m1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप u1 डैश को कंसिडर करोगे, ये हो जाएगा m1 u1 m2 u1 माइनस, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट में, तो माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए माइनस m1 u1 प्लस m1 u1 ये कट गया, तो यहाँ से u1 डैश इज इक्वल टू m2 कॉमन आ गया यहाँ से,
m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 2 3। देखो इस चीज को गौर से समझिएगा। u1 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल का वेग, पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो m1 पार्टिकल की है, ये m1 पार्टिकल की आ गई हमको यहाँ से u1 में से vcm को लेस किया तो हमारे पास आ गया m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली अब देखो इसी प्रकार अगर अपन u2 डैश की बात करें, u1 और u2 तो हमारे पास गिवन डाटा है जो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मैं बार बार देखो इस पॉइंट को फोकस इसलिए कर रहा हूँ, u1 और u1 डैश में कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स के, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो u1 डैश इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ पर m2 यहाँ पर m1, जहाँ पर 1 है वहाँ पे 2 कर दो अपॉन m1 प्लस m2। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m2 पार्टिकल की टक्कर से पहले की वेलोसिटी है। टक्कर से पहले u1, टक्कर से पहले u2 लेबोरेटरी में, सेंटर ऑफ मास में टक्कर से पहले u1 डैश, टक्कर से पहले u2 डैश। अब देखो ये निकल कर आ गई हमारे पास यहाँ u1 डैश व u2 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कण m1 व m2 की टक्कर से पहले वेलोसिटी है। ये टक्कर से पहले की वेलोसिटी है। अब देखो हमारे पास अब नया टारगेट क्या है, टक्कर के बाद की वेलोसिटी को निकालना। अब तक हम निकाल चुके हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टक्कर से पहले की वेलोसिटी और टक्कर के पहले की दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी और पहले पार्टिकल की वेलोसिटी। अब हमारा टारगेट है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टक्कर के बाद की वेलोसिटी ज्ञात करना। तो टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकालने के लिए देखो, सबसे पहले टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है। हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर की। तो जो प्रत्यास्थ टक्कर है उसका टक्कर से पहले कुल संवेग व टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास का एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम 0 होता है। टोटल मोमेंटम 0 होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होता है। अब देखो टक्कर से पहले तो संवेग संरक्षण के नियम से, अब यहाँ देखो संवेग संरक्षण से, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टक्कर से पहले संवेग किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। टक्कर से पहले संवेग सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू 0, लेकिन वी पुट डैश। हम बात कर रहे हैं डैश, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। तो m1 u1 डैश, m2 u2 डैश, तो यहाँ से अपन u2 डैश की वैल्यू निकालते हैं। u2 डैश इज इक्वल टू माइनस m1 m2 अपॉन u1 डैश। ये आ गए अपने पास इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास u2 डैश और ये u2 डैश, तो इसका मतलब यहाँ से भी अपन u1 डैश और u2 डैश निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास u1 डैश दी गई हो तो u2 डैश निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बट देखो आफ्टर द कॉलिजन, टक्कर के बाद, यहाँ देखो टक्कर के बाद
m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू 0। टक्कर के बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टक्कर से पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ से v2 डैश की वैल्यू निकालो। v2 डैश इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, यहाँ पर माइनस का v1 डैश। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। ये आ गया हमारे पास v2 डैश। अब देखो हमने सबसे पहले क्या लगाया, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमने यहाँ पर सबसे पहले VCM निकाला, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। उसके बाद हमने u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू निकाली गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। अब मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया, उससे u1 डैश और u2 डैश निकाला, v2 डैश और u1 डैश। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ तक तो हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, टक्कर से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकल कर आ गई, लेकिन अब टक्कर के बाद की भी तो निकालनी है। तो टक्कर के बाद की निकालने के लिए यहाँ से देखो, ओके मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अब हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऊर्जा संरक्षण, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो देखो टक्कर से पहले की ऊर्जा m1 हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से m1 u1 डैश का स्क्वायर m2 u2 डैश का स्क्वायर और हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, v1 डैश का स्क्वायर m2 v2 डैश का स्क्वायर। देखो हमारे पास दो वैल्यू निकाली थे मोमेंटम कंजर्वेशन से, और टक्कर से पहले मोमेंटम कंजर्वेशन और टक्कर के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ से u1 डैश की वैल्यू और वहाँ से v2 डैश की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो पुट द वैल्यू u2 डैश व v2 डैश के मान रखने पर, मान रखो यहाँ पर, तो m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 यहाँ से माइनस m1 अपॉन m2 यहाँ से u1 डैश का स्क्वायर m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 माइनस का m1 अपॉन m2 v1 डैश का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ये हमारा टक्कर से पहले का वेग है, तो इसको तो एक बार हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे हम। तो देखो यहाँ से m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर u1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर। तो एक m के स्क्वायर से एक m कट गया, एक m से यहाँ पर एक m कट गया। तो यहाँ देखो क्या बचा, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं m1 u1 डैश का स्क्वायर, तो 1 प्लस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू यहाँ से m1 v1 डैश का स्क्वायर, तो 1 प्लस m1 अपॉन m2, तो m1 से m1 कैंसिल आउट, 1 प्लस m1 प्लस m2 से ये कैंसिल आउट। अब देखो ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं हम, सबसे पहले अपने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया।
अब वहाँ पे जीरो क्यों लिखा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसको शून्य संवेग द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र भी कहते हैं, या फिर शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। उस कंडीशन में हमने यहाँ पर जीरो लगा दिया, तो यहाँ से U2 डैश की वैल्यू निकल कर आ गई और V2 डैश की वैल्यू निकल कर आ गई। उसको अपने एनर्जी कंजर्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास देखो ये कट गया, M1 कट गया, 1 प्लस कॉमन आके 1 प्लस M1/M2 कट गया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आई है U1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 डैश का स्क्वायर, तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म U1 डैश इज इक्वल टू V1 डैश का मॉड्यूलस, और सिमिलरली U2 डैश का मॉड्यूलस इज इक्वल टू V2 डैश का मॉड्यूलस। अब देखो इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या है। अब जो ये कहानी है पूरी मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टक्कर से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वही टक्कर के बाद होती है। कब? जब इलास्टिक कोलिजन हो, जब प्रत्यास्थ टक्कर हो। तो देखो टक्कर से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में U1 डैश इज इक्वल टू M2 U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2, और U2 डैश इज इक्वल टू M1 U2 माइनस U1 M1 प्लस M2। टक्कर से पहले की वेलोसिटी, टक्कर से पहले की सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी हम पीछे कंसीडर कर चुके हैं, इस चीज़ को पीछे निकाल चुके हैं। तो देखो, और टक्कर के बाद हमारे पास दोनों बराबर आ रही हैं। टक्कर से पहले ये आई थी, टक्कर के बाद U1 डैश इज इक्वल टू V1 डैश, U2 डैश इज इक्वल टू V2 डैश। तो इसका मतलब यह है, एक सिंपल वे में हम यह कह सकते हैं कि जब इलास्टिक कोलिजन होती है, मतलब जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर बोले तो जब संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पहले जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वही टक्कर के बाद की वेलोसिटी होती है। तो ये जो पूरा फिनोमिना था सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, हाँ, ये टक्कर से पहले की वेलोसिटी, ये टक्कर के बाद की वेलोसिटी, और टक्कर से पहले दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, टक्कर के बाद दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। अब ये सब बातें चल रही है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। देखो हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर चुके हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इलास्टिक कोलिजन की। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर चुके हैं टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इलास्टिक कोलिजन की वेलोसिटी की। तो अब हम बात करने वाले नॉन इलास्टिक कोलिजन के लिए, अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।